मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। हीरानंदानी साहब, आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन ए.के. भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, और ये जो एडिटोरियल लिखते हैं, मैं तो वर्षों से देखता रहा हूँ कि पॉलिसी मेकर बड़े गंभीरता से देखते हैं और पढ़ते हैं, और उसका असर पड़ता है पॉलिसी पे। इसीलिए भट्टाचार्य साहब के व्यू लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे मौके पर। भट्टाचार्य साहब, सवाल ये था कि जब उम्मीदें लगाए बैठे थे कई लोग कि रेपो रेट कम हो गया, ब्याज दरें कम होगी इस पॉलिसी से, ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब नेक्स्ट उम्मीद कहाँ पे टिकी रहेंगी? क्या बजट पे टिकनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि फरवरी में रेट कट होगा, इसकी उम्मीदें जग गई, वहाँ पर उम्मीद लगा रखना चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा है कि इस पॉलिसी में गवर्नर साहब के पास दो चैलेंजेस थे। एक तो था कि जीडीपी नंबर का जो दूसरे क्वार्टर का जो नंबर जो था वो 5.4% वृद्धि दर आ गया, और दूसरा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 6% के ऊपर चला गया। तो ये दोनों जो इनकी जो डेटा जो आए थे, उनको उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में उनका दोनों का ही उन्होंने एक रेस्पॉन्स दिया है। पहली बात तो ये है कि जो रेपो रेट जो है उन्होंने घटाया नहीं, और जो लिक्विडिटी बढ़ाने का जो था वो ग्रोथ को थोड़ा आगे बढ़ाने का है। नो, ये तो साफ क्लियर है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है। उसके लिए रेपो रेट को नहीं घटाएंगे हम, और ग्रोथ को थोड़ा बहुत सहारा देंगे। उसी लिए हमने सीआरआर कट इस मौके में कर दिया। आगे की बात जो आपने आपका जो सवाल था, उस आगे की सवाल में मैं दो चीजों में आपकी दृष्टि आकर्षित करूंगा। पहली बात तो यह है कि उनका जो ग्रोथ एस्टिमेट जो है, जो जो साल के जो दो तिमाही जो बाकी बचे हैं, उनके आंकड़े जो अभी आने बाकी हैं, उनका एस्टिमेट यह है कि 7% का ग्रोथ होगा। अगर 7% का ग्रोथ होगा तो इंटरेस्ट रेपो रेट को घटाना कितना वांछित होगा, ये एक सवाल उठेगा। और उसी लिए मैं समझता हूं कि उनका जो जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो परिवर्तन ना आने का मतलब यही है, वो ग्रोथ को देख रहे हैं, और उनका इस वक्त का एस्टिमेट ये है कि ग्रोथ जो 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 अक्टूबर दिसंबर और जनवरी मार्च का ग्रोथ 7% होगा। तो उसमें अगर मान लीजिए ये अगर डेटा अगर वैलिडेट होने वाले हैं, फरवरी में का जो रेट कट होना जो एकदम बहुत लोग कह रहे हैं होगा, वो शायद नहीं भी हो सकता है। इसकी एक उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को न बदलकर उन्होंने क्लियरली दिया है। और दूसरी बात जो है ठीक है कि भट्टाचार्य साहब, सीआरआर जो है, उनके पास अभी भी और भी दो तीन ऐसे अस्त्र उनके हाथ में हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, वीआरआरस हैं। तो ये इनको भी वो इस्तेमाल जब भी मर्जी कर सकते हैं अगर लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत हो। तो मैं ये नहीं समझता कि रेट कट अभी होने वाला है या फरवरी को होने वाला है, पर वो देखेंगे। उसके बाद फरवरी में बजट के आने के बाद वो अपना दूसरा कदम लेने की सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हीरानंदानी साहब, मैं आपके पास दो सवाल लेकर के आ रहा हूं, दोनों अलग अलग जवाब। पहले का जवाब दे देंगे तब फिर दूसरे पे आऊँगा। पहला सवाल तो ये कि जब इन्होंने रेट कट नहीं किया तो दो डेटा रखा, और इसके बाद लोगों की उम्मीदें जगी है। एक डेटा रखा इन्होंने कि Q1 के से लेकर के, या फिर कहें कि अगले साल Q2 से थोड़ा सा ग्रोथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसके संकेत आपको Q3 Q4 में मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब Q3 Q4 के आंकड़े आपके पास आ जाएंगे पॉजिटिव, तो शायद फरवरी में रेट कट की गुंजाइश यहाँ पे बनती है। दूसरा उन्होंने रखा महंगाई का अनुमान रिजर्व बैंक की तरफ से, वहाँ से भी ऐसा लग रहा है Q3 Q4 के बाद महंगाई भी काबू में आता हुआ दिखेगा। तो जब ये दिखना शुरू हो जाएगा तो फरवरी में रेट कट के लिए एक आधार बन जाएगा। तो हीरानंदानी साहब, ये फरवरी में उम्मीद आप रखेंगे, और रखेंगे तो अगर कुछ बता सकें कितना आपको लगता है कि हो जाना चाहिए रेट कट, ताकि होम बायर ही नहीं इंडस्ट्री को राहत मिले इससे? मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑलरेडी जो आंकड़े दिख रहे हैं कि Q2 जीडीपी ग्रोथ तो 5.4% रहा था। उसको बढ़ाने के लिए आपको रेट कट करने की आवश्यकता थी। आप जब तक आप रेट कट नहीं करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी आप 7% वापस नहीं ला सकते।
आपको ये राहत देने की जरूरत है, बिकॉज हायर रेट इंटरेस्ट आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, कॉस्ट ऑफ मनी तो बढ़ा रहा है। तो जितने भी हम बोरोइंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया है और बढ़ा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रा इंडिकेटिव। तो वाइल सीआरआर रेशियो को बदलाव करने से फायदा हुआ है और बैंकों के पास पैसे ज्यादा आए हैं विच दे कैन डू लेंडिंग इन द मार्केट, लेकिन ब्याज कम नहीं करने से मेरे अंदाज से यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग द मार्केट। और जो जीडीपी ग्रोथ हम 7.558% ला सकते थे, आप ब्याज कम करके आप ये लेके आ सकते थे, जो आज के तारीख में आपने नहीं किया। तो मेरे अंदाज से ये जो 5.4% आज की तारीख में है और आप इन्फ्लेशन फूड के हिसाब से कंट्रोल जुड़े करते हैं, तो वो कंटिन्यू भी हो सकता है। एक और एग्रीकल्चर सही नहीं रहा तो आपको फिर भी आप रेट कट नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इनको रेट कट करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो मेरे अंदाज से रेट कट इज हाईली रिकमेंडेड। अफोर्डेबल हाउसिंग को आपको फिर जुड़ाना है, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है, लेकिन वो रेट कट साथ में संभव था और 1.5% जो राहत देने वाले थे, तो इट वुड हैव ब्रॉट डाउन द ईएमआई कॉस्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो मेरे अंदाज से अफोर्डेबल हाउसिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी अ हिट और नेगेटिव हो सकता है, एंड ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली कम हो सकता है क्योंकि यू हैव नॉट डन द रेट कट। सो आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद द व्यूज that we should not have done a rate cut. Rate cut was very, very, very necessary just now to give a boost to the economy. बिल्कुल बिल्कुल। हिरानंदानी साहब, मैं आपके पास एक सवाल लेकर के और आऊँगा, चूँकि अब बजट की तैयारी भी शुरू हो गई है। बजट को लेकर लोगों से, अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट से वित्त मंत्री ने कंसल्टेशन शुरू कर दिया है। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन या व्यूज़ है, इस पर मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन चूँकि आपने जो बात कही, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं डीके जोशी साहब से ले लेता हूँ। डीके जोशी साहब, जो ग्रोथ के प्रोजेक्शन दिए हैं, हालांकि घटा तो दिया ग्रोथ उन्होंने, लेकिन अगले कारोबारी साल के Q2 तक के जो प्रोजेक्शन देखें, इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शन देखें 4 क्वार्टर तक का, आपको लगता है कि फरवरी में ब्याज दर घटने का या फिर रेट कट की संभावना ज़्यादा प्रबल दिख रही है? हमारा मानना है कि काफ़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फरवरी में। उसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है। ग्रोथ अभी स्ट्रांग है, आरबीआई भी प्रोजेक्ट कर रहा है स्ट्रांग है। जब इकोनॉमी की ग्रोथ आगे चलते हुए वो स्ट्रांग मान रहे हैं, तो उस समय जो सप्लाई शॉक है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने फूड इन्फ्लेशन जो पिछले 3 साल से काफ़ी ऊपर 6% से ऊपर बनी हुई है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका असर वेजेस वगैरह में भी पड़ना शुरू हो जाएगा और एक तरह से जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बात की जाती है। तो अगर ग्रोथ स्ट्रांग रहती है तो वो सप्लाई शॉक को, परसिस्टेंट सप्लाई शॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर महंगाई की दर नीचे आनी शुरू हो जाती है तो फिर वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो रेट कट करें, क्योंकि जो जहां तक ग्लोबल सिनेरियो है वो एक तरह से कंड्यूसिव हो गया। पहले लोग बात करते थे कि फेड काटेगा तो शायद आरबीआई पे भी उसका असर पड़ेगा। हमने ये देखा कि हमारी पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट है ग्लोबल पॉलिसी से। उसका असर जरूर होता है पर डोमेस्टिक कंडीशंस पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस थी उनके पास, और उन्होंने अभी फोकस उनका, देखिए उनको जो मैंडेट मिला हुआ है, जैसा कि गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच में शुरू में ही बोला कि उनका मैंडेट है कि महंगाई की दर को, ओवरऑल महंगाई की दर को, सिर्फ नॉन फूड की नहीं, ओवरऑल महंगाई की दर को नीचे लाना है 4% में। तो ये उनका टारगेट है। अब इसमें वो ये बात सच है कि वो फूड इन्फ्लेशन को नीचे नहीं ला सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, पर उसका ट्रांसमिशन जरूर रोक सकते हैं। और अगर आरबीआई मानता कि जीडीपी ग्रोथ आगे चलते हुए वीक ही रहेगी, तब तो उनके लिए आवश्यक हो जाता कि वो रेट काटें, क्योंकि वो ग्रोथ को वापस आता हुआ देख रहे हैं, इसलिए वो उनको कोई जल्दी नहीं है रेट काटने की। बिल्कुल।